हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि अपना बोर्ड एग्जाम भी है तो लगातार प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि आपको पता है अपना त्रिभुज चैप्टर चल रहा है और आज हम देखने वाले हैं इसमें कंप्लीट चैप्टर रिविजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में दो पार्ट में करा रहा हूँ। आज पार्ट 1 की बात करेंगे जिसमें हम बेसिक चीजें देखेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूपता क्या होती है, प्रमेय 6.1 जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसकी बात कर रहे होंगे और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम की बात कर रहे होंगे और इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम ये सब कुछ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है छठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको जरूरत है तो केवल और केवल मेहनत करने की। तो मेहनत करना आपका काम है, सब कुछ फ्री में डिलीवर करना हमारा काम है। तो इसके साथ ही अब बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करना नहीं भूलेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बातें करने वाले हैं हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में। सबसे पहले हम बात करेंगे समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां मतलब कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। जैसा कि आपने 9th क्लास में सर्वांगसम आकृतियों के बारे में बात किया है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल देता हूं, मैंने पहले भी ऐसा एग्जाम्पल दिया है आपको कि जैसे दोनों मेरे पाम हैं, ये दोनों पाम क्या है, आपस में सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम क्या होते हैं, किसको किसको हम आपस में सर्वांगसम बोल सकते हैं। तो दो आकृतियां अगर एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं तो ऐसी आकृतियों को हम नाम देते हैं किसकी, कौन सी आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां। जैसे कि आप रजिस्टर जो यूज करते हैं, रजिस्टर में पेज होते हैं या अपनी बुक के पेज देख लें, इसमें जितने भी पेज होते हैं सब एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है। क्योंकि किसी भी दो पेज को देख लें उसका शेप साइज बिल्कुल क्या है, सेम है, सेम टू सेम है। तो ऐसी सभी आकृतियां जो एक दूसरे की फोटोकॉपी होती हैं, मतलब कुछ भी अलग नहीं, बिल्कुल एक जैसा। अब जैसे मेरा हाथ है, अगर मैंने ऐसे घुमा दिया तो क्या अब ये सर्वांगसम नहीं है, अभी भी सर्वांगसम है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आकृति ऐसे रहेगी तभी सर्वांगसम होगी। एक आकृति सीधी बना दिया, एक आकृति टेढ़ी बना दिया, तो भी आपस में क्या है, ये सर्वांगसम आकृतियां हैं। तो ये तो सर्वांगसम की बात हो गई जो हमने क्लास 9th में किया है। 10th क्लास में हम बात करेंगे समरूप आकृतियों की, है ना, सिमिलर फिगर्स। अब समरूप आकृतियां क्या होती हैं, कैसे पहचानेंगे कि दो आकृतियां समरूप होती हैं, ये सब कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना चाहता हूं कि कौन सी दो आकृतियों को आप समरूप आकृतियां बोलेंगे। जैसे कि फिर से मेरा ये पाम देखो और कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का, 5 साल के बच्चे का पाम देखो, वो छोटा होगा देखने में, उसकी हथेली और मेरी हथेली और उसकी हथेली दोनों एक जैसे हैं, मतलब देखने में ऐसे हैं, लेकिन ये बड़ी हथेली लग रही है और छोटे बच्चे की जो हथेली दिखेगी आपको कैसी दिखेगी, छोटी दिखेगी। मतलब देखने में सेम, मतलब समरूप हैं, एक जैसे रूप वाले, एक बड़ा एक छोटा। आ रही है बात समझ में। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। जैसे एग्जाम्पल में एक और दे सकता हूं आपको, आगरा में ताजमहल है जो बहुत बड़ा सा है, और हम एक ताजमहल जो छोटी छोटी दुकानों पे मिलती है, छोटी साइज का ताजमहल जो होता है दुकानों पर जो मिलता है। अब देखने में दोनों ताजमहल एक जैसे हैं, जो आगरा में है जो मेन ताजमहल है वो, और जो आप किसी को गिफ्ट करते हैं छोटा सा ताजमहल वो। लेकिन डिफरेंस क्या है, वो ताजमहल बड़ा सा है और ये वाला ताजमहल छोटा सा है। कहने का मतलब है देखने में एक जैसा, समरूप, समरूप का मतलब ही क्या हो गया, समान रूप वाला, मतलब देखने में एक जैसा, साइज का डिफरेंस हो सकता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो दोनों मेरे पाम हैं ये दोनों सर्वांगसम है, ये तो पक्का सर्वांगसम है, ये तो मैंने बता दिया आपको। क्या ये दोनों समरूप हैं, क्या दोनों देखने में एक जैसे हैं? हाँ सर, समरूप भी हैं। मतलब सभी की सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, आपस में समरूप होती हैं। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि ये छोटे बच्चे का हाथ था, ये मेरा हाथ है, ये दोनों समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, अंतर समझ पा रहे हैं कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं और सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? ठीक है, तो ये तो बात हो गई मतलब अपने डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स की। मैथ्स में हम समरूप को कैसे समझेंगे, मैथ्स में समरूप चीजें कैसी डिसाइड करेंगे कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, दो बहुभुज आपस में समरूप हैं। तो ये सारी चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। आइए देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है।
दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं। ज्यामितीय आकृतियां मतलब जो हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं। यदि उनके आकार समान हो परंतु उनकी माप समान न हो, मतलब देखने में एक जैसा हो, देखने में सिमिलर लगे लेकिन हो सकता है छोटा बड़ा हो। अब वो भी डिसाइड करेंगे, अभी और चीजें आएंगी धीरे धीरे सामने। हाँ, तो उनके आकार समान हो परंतु उनकी माप समान न हो, अथवा एक आकृति को दूसरे आकृति के हम समरूप कहते हैं। आ रही है बात समझ में? यदि उनकी संगत भुजाएं, तो ये मेन बात है, ये तो बेसिक जनरल टर्म में ये बात की गई है, ठीक है, कि जिनके आकार जो होते हैं समान होते हैं लेकिन उनकी माप समान नहीं होती है, तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां तो कहते ही कहते हैं। मैथ्स में कैसे डिसाइड करेंगे कि समरूप आकृतियां हैं, तो ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। यदि उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो, क्या पहली बात क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? एक ही अनुपात होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तथा उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण भी क्या हो? बराबर हो। अगर इन दोनों बातों का मैं एक आपको उदाहरण दूं तो ऐसा कुछ, जैसे दो त्रिभुज हैं आपके पास, ठीक है। अब दोनों मान लो समबाहु त्रिभुज हैं। दुनिया के जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो सभी एक दूसरे के समरूप होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। मतलब क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण क्या होते हैं? 60 अंश, 60 अंश और 60 अंश के। यहां पर भी सभी कोण कितने कितने के हैं? 60 अंश, क्योंकि ये तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। अब अगर मैंने मान लिया कि इनकी भुजाएं जो हैं, इस त्रिभुज का नाम दे दो ABC, इस त्रिभुज का नाम दे दो आप PQR। अब इनकी भुजाएं जो हैं, जो इसकी भुजा है मान लिया 4, 4 और 4 सेंटीमीटर का है, और इस त्रिभुज की अगर मैं भुजा की बात करूं तो इसको मैंने मान लिया कि 12 सेंटीमीटर की हर एक भुजा है, 12 सेंटीमीटर की हर एक भुजा है। तो यहां जो दो बातें लिखी हैं कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे आप AB बटे PQ निकालेंगे तो 4/12 आएगा, है ना। AB बटे PQ कितना आएगा? 4/12, यहां से 1/3 आ रहा है। जब आप BC बटे QR निकाल रहे होंगे तो भी 4/12 1/3 आएगा, और जब आप AC बटे PR निकाल रहे होंगे तो भी 4/12 1/3 आएगा। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? आपस में बराबर है। और संगत कोण की बात हो रही थी कि संगत कोण भी बराबर होंगे, ये संगत कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ध्यान से देखो, तो इनके संगत कोण, जैसे A बराबर है P के, B बराबर है Q के और C बराबर है R के, तो सभी संगत कोण भी आपस में क्या है? बराबर है। आ रही है बातें समझ में? अभी और भी एग्जाम्पल देखेंगे, ये तो जस्ट मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। तो अभी आप समझ गए कि कोई भी दो आकृतियां समरूप कब होंगी? जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा और उनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एक बार मैं आपको 9th क्लास का याद दिलाता हूं, सर्वांगसम आकृतियां कब होती हैं? जब उनकी संगत भुजाएं बराबर हों और संगत कोण बराबर हों। दोनों में अंतर समझ पा रहे हो? सर्वांगसम में आपने पढ़ा था कि उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो, लेकिन यहां पढ़ रहे हो कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। ये एक नई चीज आ गई है। समरूप में अनुपात देखते हैं, लेकिन सर्वांगसम में संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए, संगत कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन हम समरूप की बात कर रहे हैं तो यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए और संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है। समरूपता के सिद्धांत का प्रयोग पहाड़ अथवा चंद्रमा जैसी दूरस्थ वस्तुओं की ऊंचाई और दूरी को मापने में किया जाता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर पढ़ तो रहे हैं, इसका यूज कहाँ करेंगे अपनी डेली लाइफ में? तो यही बताया गया है कि जो समरूपता का जो सिद्धांत है, जो इसके नियम हैं, उनका प्रयोग हम ऊंची से ऊंची चीज़ों को मापने में करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी मीनार है, या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, ये सभी चीज़ें समरूपता के नियम पर ही आधारित हैं। इन्हीं का प्रयोग करके इन सभी दूरियों को मापा जाता है। तो क्लियर है बातें यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, इसका एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया कि ये देखने में बड़ा लग रहा है और ये छोटा, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? समरूप हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं दो वर्ग बना दिए गए हैं। अब ये वर्ग आपस में समरूप क्यों है? क्योंकि वर्ग है तो सभी भुजाएं आपस में समान होंगी और इसकी भी सभी भुजाएं आपस में समान होंगी। सभी कोण, संगत कोण सबके सब 90 अंश यहाँ भी हैं, सबके सब 90 अंश यहाँ भी हैं।
तो जब आप देखेंगे संगत कोण, सारे के सारे कोण आपस में बराबर है, और जब आप अनुपात निकालेंगे, इसका अनुपात 5/2, इसका अनुपात 5/2, क्योंकि ये भी 5 होगा और ये 2 होगा। ऐसे ही चारों भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, संगत कोण भी बराबर है, तो ये दोनों वर्ग आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो 3 फिगर अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिनको आप याद रखेंगे कि दुनिया के सभी वृत्त, सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। कौन कौन सी 3 आकृतियां? सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग और सभी वृत्त, ये तीनों के तीनों हमेशा आपस में समरूप रहेंगे। आ रही है बात समझ में? इसमें सोचना भी नहीं है, जहां भी ये तीनों फिगर दिखें बोल दो कि ये समरूप हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स की। जैसे ये 2 त्रिभुज हैं, ये भी आपस में क्या है, समरूप हैं, क्योंकि इनमें भुजाओं का अनुपात और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर 2 वृत्त दिखे हैं आपको, तो दोनों वृत्त भी आपस में क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगे। क्लियर है बातें? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समरूप बहुभुज की। त्रिभुज तो थोड़ा बहुत आपने समझ लिया, अब बहुभुज में, त्रिभुज में जैसे 3 भुजाओं के बारे में आपने सीखा, वर्ग में आपने 4 भुजाओं के बारे में सीखा, ऐसे ही बहुभुज में मतलब कि 3, 4, 5, 6 कितनी भी भुजाएं आ जाएं, एक ही नियम है समरूप होने का, एक ही सिद्धांत है दोस्त। कौन सा? कि इनके संगत कोण समान होने चाहिए। पहली बात तो भुजाओं की संख्या दोनों में बराबर हो। ऐसा नहीं कि आपसे कोई पूछ लिया कि एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है, बताओ दोनों समरूप है या नहीं, तो सीधे मना कर दो कि नहीं है, इसमें 3 भुजा इसमें 4 भुजा, क्यों समरूप होंगे। ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें बताने वाली कोई बात भी नहीं है। लेकिन जब 2 त्रिभुज आपको दिखाए जाएंगे, 2 चतुर्भुज दिखाए जाएंगे, 2 पंचभुज दिखाए जाएंगे, तब आप ये नियम लगाएंगे और डिसाइड करेंगे कि ये दोनों चीजें आपस में समरूप है या नहीं है। जैसे इनके संगत कोण अगर आपस में बराबर होंगे, तभी भी दोनों आकृतियां क्या होंगी, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगी। अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब कि दोनों भुजाएं जो हैं, एक इस फिगर का एक इस फिगर का समानुपातिक हो, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो मतलब ये भी फॉलो होना चाहिए, ये भी फॉलो होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप आकृतियां हैं। सर अगर ऐसा हुआ कि संगत कोण समान है लेकिन भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, तो समरूप नहीं होंगे, आ रही है बात समझ में? ये दोनों की दोनों चीजें लागू होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये चीजें समरूप हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यदि 2 बहुभुजों के लिए फर्स्ट और सेकंड में से केवल एक प्रतिबंध सत्य हो, तब वे समरूप नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये दोनों बातें लागू होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों आकृतियां क्या हैं, आपस में समरूप हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, यदि एक बहुभुज दूसरे बहुभुज के समरूप है तथा दूसरा बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप है, तब पहला भी तीसरे बहुभुज के समरूप होगा। बड़ा ही आसान सा ये नियम है, और ये आप 9th क्लास में चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, जहां पर यूक्लिड के ज्यामिति का प्रयोग बताया गया है। तो यही नियम है, एक बार समझ लेंगे इसको क्या बोल रहा है। मान लो ये वाला त्रिभुज, इसका नाम है फर्स्ट त्रिभुज, पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है, पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या है, समरूप है। ये जो तीसरा त्रिभुज है, तीसरा जो त्रिभुज है, मतलब ये इसके समरूप है, पहला वाला दूसरे के समरूप है, ये जो तीसरा है ये भी दूसरे के समरूप है। तो कहने का मतलब इसका रिजल्ट ये बोलेंगे हम कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो सिंपल सी बात थी ये। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, और बात करेंगे अब हम कुछ प्रश्नों की। समरूप और असमरूप आकृतियों के युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के अभी मैंने 3 उदाहरण आपको बताए भी, तो वही उदाहरण लिखेंगे। पहला सभी वृत्त, दूसरा सभी वर्ग, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान और सभी कोण 90 अंश के होते हैं, और तीसरी बात सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज। ये तीनों आकृतियां हमेशा एक दूसरे के समरूप रहेंगी, हमेशा। मतलब ये मत समझना कि ये दोनों, ये जितने भी वृत्त हैं दुनिया के आपस में समरूप, जितने भी वर्ग हैं दुनिया के आपस में समरूप, और जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो सभी आपस में क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगे। क्लियर है बातें? अब बात करते हैं असमरूप आकृतियों की। अब हम बात करेंगे कुछ असमरूप आकृतियों की, तो इनके बारे में देखते हैं। असमरूप में जैसे आपने एक वर्ग और एक आयत ले लिया, एक वर्ग ले लिया और एक
त्रिभुज ले लो, ठीक है, या एक आयत भी ले सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, और कौन सी आकृतियां हैं, जैसे अधिक कोण, दो अधिक कोण त्रिभुज ले लिया, या ऐसे लिख सकते हैं कि एक आयत ले लेते हैं और एक वृत्त ले लेते हैं। तो ये सभी के सभी जो अलग अलग माप के हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे, असमरूप आकृतियां हो जाएंगी। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि कौन सी आकृतियां समरूप होंगी आपस में और कौन सी आकृतियां आपस में असमरूप होंगी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी कभी कभी आया हुआ है। दी गई आकृतियां गणितीय रूप से समरूप हैं, मतलब पहले ही बता दिया कि ये दोनों के दोनों पंचभुज पेंटागोनल जो हैं वो आपस में समरूप हैं, पहले ही बता दिया आपको कि समरूप हैं। तो अज्ञात भुजा की गणना कीजिए, आपको बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। अब ये वाला इसका 3 गुना है, 5 गुणे 3 करने पे 15 मिला, तो ये भी इसका 3 गुना होगा, 3 गुणे 3 करने पर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए पूरा देखते हैं। जैसे कि ये दोनों आकृतियां आपस में समरूप आकृतियां हैं, तो हमें पता है कि समरूप आकृतियों के जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब इनका जो अनुपात होगा, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, संगत भुजाएं नहीं, तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो इसका अनुपात निकालेंगे 5/15, और ये बराबर होना चाहिए 3/x के, है ना। क्या किया मैंने, इसका और इसका अनुपात बराबर कर दिया इसके और इसके अनुपात के, क्योंकि ये दोनों आपस में संगत भुजाएं हैं, ये दोनों आपस में संगत भुजाएं हैं, दोनों का अनुपात निकाला, बराबर कर दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5 3 जा 15, और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 9, तो x का मान कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ रहे होंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 2 आपको समझ में आ चुका है। तो एक टॉपिक आ गया समरूप त्रिभुज किसको बोलेंगे, जो मतलब इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना है। अब तक जो पढ़ रहे थे यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अब तक जो मैंने आपको बातें बताई। समरूप त्रिभुज ये अपना मेन चैप्टर है, क्योंकि जो भी आप प्रश्नावली करेंगे उसमें केवल और केवल त्रिभुज की बात की गई है ना, और चैप्टर का नाम भी है त्रिभुज। तो हम समरूप त्रिभुज के बारे में बहुत ही ढंग से पढ़ने वाले हैं। समझिए कि दो त्रिभुजों को आपस में समरूप कब कहते हैं, तो नियम वही है कि उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे दो त्रिभुजों को क्या बोल दोगे, ऐसे दो त्रिभुजों को हम बोलेंगे समरूप त्रिभुज। क्लियर है, अब तो याद हो गया होगा, ये अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है, याद हो गया होगा। दो समरूप त्रिभुजों का प्रतीकात्मक निरूपण कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं इसको। जैसे आपके पास दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज ये हो गया जिसका नाम मैं बोल देता हूं ABC। यहां मैं बता रहा हूं आपको कि लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे आप लिख देते हो ना, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और कभी कभी गलत लिख देते हो कि PQR नहीं QPR होना चाहिए था, आपने PQR लिख दिया। तो वो सीखेंगे कि लिखना कैसे होता है। तो ये ABC एक समरूप त्रिभुज है आपके पास, और दूसरा जो दूसरा त्रिभुज है वो क्या है, PQR। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हैं ABC और PQR, जो एक दूसरे के क्या है, समरूप है। यह समरूपता का चिन्ह होता है ना। तो इनका माप वगैरह कुछ लिख लेते हैं, कुछ बातें लिख लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि कोण A जो है वो कोण R के बराबर है, कोण B जो है वो कोण P के बराबर है, और कोण C जो है वो कोण Q के बराबर है। मतलब इनके संगत कोण बराबर हो गए, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आपस में समरूप हैं। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है, मैंने बोल दिया कि AB, ऐसे लिख देते हैं कि AB और, चलो यहीं से समझ लेते हैं पहले, या लिख लेते हैं, चलो ठीक है लिख लेते हैं। AB का और PR का अनुपात सेम है, AB बटे PR ये आपस में बराबर हैं। और इसी प्रकार से दोस्त BC और QR आपस में, BC और QR का अनुपात लेंगे। और तीसरा अनुपात किसका ले लेते हैं, तीसरा अनुपात ले लेते हैं हम AC और QR का। तो हमने इनकी, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, ABC और PQR दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी संगत कोण आपस में बराबर होंगे, जो मैंने बराबर कर दिया। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, जो मैंने बराबर कर दिया।
अब इनको लिखेंगे कैसे, बात तो ये आती है। तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि एक को मैंने बोल दिया त्रिभुज ABC, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में से एक को आप अपनी मर्जी के हिसाब से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ABC को जैसे मन करे वैसे लिख लो, आपका मन कर रहा है BAC लिखने का लिख लो, आपका मन कर रहा है CAB लिखने का लिख लो। लेकिन जो दूसरा त्रिभुज आप लिखोगे, दूसरे त्रिभुज को इसी के अकॉर्डिंग लिखना है कि पहला त्रिभुज कैसा लिखा है आपने, मतलब इसी के संगत में लिखना है। आइए सीखते हैं इसको। सबसे पहले A किसके बराबर है, R के बराबर है। A किसके बराबर है, कोण A कोण R के बराबर है, मतलब जहां भी A आया है वहां पर क्या आना चाहिए, वहां पर R आना चाहिए। तो सबसे पहले A के साथ कौन आएगा, R आएगा, क्लियर है बात। B के साथ कौन आएगा, B के साथ, तो B के साथ आना चाहिए P, क्योंकि B और P आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो B के साथ P कर देंगे और इसी के अनुसार C के साथ हम कर देंगे Q। तो इस तरह से लिखेंगे, ये लिखने का आपका तरीका होगा। लिखने का तरीका हम आगे भी सीख रहे होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो देखो, ये तो हमने संगत कोणों को देखा और उसके हिसाब से वो लिख दिया, लेकिन संगत भुजाएं भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। आओ चेक करते हैं। अच्छा, संगत भुजाओं में यहाँ पर एक गलती हो गई है, इसको सही करेंगे पहले। यहाँ पर QR दो जगह लिख दिया ना मैंने, तो देखा नहीं होगा, चलो ठीक है। तो BC है, तो BC किसके बराबर था भाई, BC था अपना PQ के बराबर, तो यहाँ PQ आना चाहिए। हाँ, तो आओ मैच करते हैं कि क्या संगत भुजाएं भी इसी के अनुसार लिखी हुई हैं। तो देख सकते हैं AB और PR एक साथ आना चाहिए, ये रहा AB और ये रहा PR और RP दोनों बातें एक ही हैं, दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, PR और RP। यहाँ देखो BC के साथ PQ आना चाहिए, ये रहा BC सेकेंड और थर्ड, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड BC है, और इसके साथ PQ आना चाहिए सेकेंड और थर्ड पे। समझ पा रहे हो कि इसी के हिसाब से लिखना है ना। जो प्रतीकात्मक निरूपण होता है वो कोण और भुजाओं के हिसाब से ही लिखना है। AC और QR को भी देख सकते हैं, पहले और लास्ट पर AC है या पहले और लास्ट पर QR है। क्लियर है बातें, लिखना समझ गए हैं। अभी लिखना और समझते रहेंगे हम, जब प्रश्न करेंगे, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहां पर हम समझेंगे और लिखने का क्या क्या तरीका है। तरीका तो यही है, इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आओ इनको समझते हैं। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उन्हें समान कोणीय त्रिभुज भी कहते हैं। 1 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, तो याद रखेंगे कि अगर दो त्रिभुज हैं जिनके संगत कोण बराबर हैं तो उनको हम समान कोणीय त्रिभुज कहते हैं। दो समबाहु त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव ही समान होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वृत्त, सभी वर्ग आपस में हमेशा क्या होते हैं, समरूप, मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा आपस में बराबर रहेगा। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आज डिस्कस किया था जब मैं पाम के बारे में बता रहा था, तो ये आपको क्लियर होगा। याद भी रखेंगे कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां हैं वो सबके सब समरूप हैं, लेकिन जितनी समरूप आकृतियां हैं जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम भी हों, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं दोस्त और बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। इसमें दिया है कि दो त्रिभुज हैं ABC और EDF, इस प्रकार है कि इनकी भुजाओं का माप दिया हुआ है। त्रिभुजों की अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो इनको बना लेते हैं जिससे कि हमें बेहतर समझ में आए। तो एक तो ABC एक त्रिभुज हो गया आपका, और दूसरा त्रिभुज हमारा हो गया क्या, PQR। दोनों त्रिभुजों को बना लिया। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ऐसा दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब बोल रहा है कि AB का माप 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये AB 5 सेंटीमीटर है। AC का माप 7 सेंटीमीटर है, AC 7 सेंटीमीटर हो गया। DF का माप 15, DF क्यों लिखा है भाई, अच्छा DF है, DE है, इसका नाम DEF है, मैंने PQR लिख दिया ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका नाम था EDF, क्या नाम था, EDF। तो यहाँ क्या दिया है, DF जो है 15 सेंटीमीटर है, तो DF को पकड़ेंगे, DF 15 सेंटीमीटर ये है। और किसका माप दिया हुआ है, DE का माप 12 सेंटीमीटर है, DE ये वाला 12 सेंटीमीटर है। तो ये माप दिया हुआ है, और जो भुजाएं आपको पता नहीं है, जैसे कि BC नहीं पता है और EF नहीं पता है, तो इनका माप हमें निकालना है। इनका मेजरमेंट कितना होगा, इनकी लंबाई कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। आइए समझते हैं।
ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा सोचना नहीं है, सिद्ध नहीं करना, ये समरूप हैं। अब जब ये समरूप हैं तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, लेकिन यहाँ संगत कोणों का बात ही नहीं किया गया है, तो उसको छोड़ो, कोण को छोड़ दो। इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इनकी संगत भुजाओं को हम आपस में बराबर करेंगे। लिखने का तरीका देखो, वहां से नहीं यहां से लिखेंगे। AB के साथ EF आएगा तो लिखेंगे AB बटे EF बराबर BC के साथ DF आएगा तो लिखेंगे BC बटे DF। अच्छा, AB के साथ क्या था, ED था ना, AB के साथ ED लिखेंगे दोस्त। AB के साथ फिर से देखेंगे, AB ED एक साथ लिख दिया, BC DF एक साथ लिख दिया, और पहले और लास्ट की बात करेंगे, मतलब AC बटे कितना हो जाएगा, EF। ठीक है, लिख दिया संगत भुजाओं का, सबका मान रखोगे। AB की जगह पर 5 हो गया, ED 12 हो गया बराबर, ED 12 है, ठीक है। BC कितना है नहीं पता है, DF कितना है 15 है बराबर, AC है 7 और EF नहीं पता है। ठीक है, पहले इन दोनों को ले लो, इन दोनों को बराबर करेंगे, यहां से हमें BC मिल जाएगा, मतलब 5/12 बराबर BC बटे 15। यहां से जब आप BC का मान निकाल रहे होंगे तो 15 को इधर भेजेंगे तो गुणा में चला जाएगा, मतलब 5/12 गुणे 15। 3 से काट देंगे दोस्त, 3 चौका 12 हो जाएगा और 3 पंजे 15, मतलब कि BC का मान आ जाएगा 25/4। 25/4। एक बार फिर से चेक करेंगे, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट सा आ रहा है। AB अपना 5 था और ED कितना था, 12 था, ठीक है। BC अपना कितना है दोस्त, BC का मान देखेंगे नहीं पता है, और DF है 15, ठीक है। फिर ये 15 25 75, ठीक है, यही आएगा 25/4। 25/4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपना किसका मान निकाला हमने, BC का मान आ गया 25/4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों को बराबर करोगे, इन दोनों को, जब इन दोनों को बराबर करेंगे, या तो पहले और लास्ट को कर लो, ज़्यादा आसान लगेगा आपको, क्योंकि इन दोनों में 2 चीज़ें नहीं पता है, लेकिन पहले और लास्ट को, इसको और इसको बराबर कर दो, तो बस EF का मान पता करना होगा, पता चल जाएगा। मतलब 5/12 बराबर 7/EF। 7/EF। यहाँ से जब आप EF निकालेंगे तो 12 × 7/5, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो EF आ जाएगा 84/5 सेंटीमीटर। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास EF आ चुका है 84/5। EF आ चुका है कितना, 84/5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्त। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 पर और देखते हैं 4 प्रश्न में क्या बोल रहा है। पहले तो नया टॉपिक आ गया अपना प्रमेय 6.1, जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आपके एग्जाम में आती रहती है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम मैं रेगुलर क्लासेज में भी कराया हूँ, जहाँ पर मैंने आपको जब प्रमेय संख्या 6.1 और 6.2 बताया था रेगुलर क्लासेज में, जो डेली क्लासेज आती है 4 बजे, उसमें मैंने आपको ये बताया था। तो आई होप कि वहाँ पर भी समझा था। आज जो है एक बार इसको दोबारा समझ रहे होंगे कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होता है। इसका एक और नाम है, याद रखेंगे, इस प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोनों ही नाम याद रखेंगे, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय ये कहती है कि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है, अगर इसकी किसी, अब त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, किसी भी एक भुजा के अगर समांतर एक रेखा खींच दिया, किसी भी एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींच दिया जो अन्य दो भुजाओं को D तथा E पॉइंट पर कट करती हैं, D तथा E पॉइंट पर कट करती हैं। फिर से समझेंगे यहां तक, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींच दिया जो अन्य 2 भुजाओं को D और E बिंदु पर कट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पर जो AD/DB होता है, जो AD/DB होता है, वो
AE/EC के बराबर होता है। ये कहता है अपना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्लियर है? एक बार यहां स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। एक ही अनुपात में, कहने का मतलब एक ही अनुपात, ये वाले अनुपात में मतलब AD/DB बराबर AE/EC, एक ही अनुपात में क्या हो जाती हैं दोस्त? विभाजित हो जाती हैं। बात आती है इसको सिद्ध कैसे करना है। तो सिद्ध करना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। अगर यहां पर बताऊंगा तो ये वीडियो जो है अननेसेसरी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सिद्ध करना मैं एक बार बता देता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट मतलब कि स्टेप्स कैसे लर्न रखने हैं। सिद्ध जब करेंगे, सिद्ध नहीं कराऊंगा मैं यहाँ पर, सिद्ध अगर आपको सिद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उसके लिए आप जाएंगे और जो मेरी पुरानी क्लासेज हैं जहाँ पर मैंने प्रमेय 6.1 और 6.2 बताया है आपको, वहाँ पर एक बार देखेंगे, ठीक है। जिनको आता है उनका एक बार यहाँ पर रिविजन करवा देता हूँ कि हम सिद्ध कैसे करते हैं। सिद्ध करवाऊंगा लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं करवाऊंगा, मतलब पूरा लिख के, बस कॉन्सेप्ट बताऊंगा सिद्ध करने का, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको 4 त्रिभुज लेने हैं, जिसमें से 2 त्रिभुज एक ही आएगा, मतलब ये वाला। ये चीजें जो बता रहा हूं ना, ये अपने माइंड में रखना है आपको, अपने माइंड में रखोगे कभी भूलोगे ही नहीं। 4 त्रिभुज लेने हैं, 2 त्रिभुज तो यही है, 2 त्रिभुज यही है, ठीक है। मान लो अभी बताऊंगा 2 त्रिभुज अलग अलग कैसे। अभी 2 त्रिभुज बना दिया, यही ऊपर वाला 2 है। तीसरा त्रिभुज कौन सा है? तीसरा त्रिभुज आपका ये है। और चौथा त्रिभुज कौन सा है? चौथा त्रिभुज आपका ये वाला है। ये 4 त्रिभुज को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इनके क्षेत्रफल को लिखना है, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे करेंगे आइए एक बार देख ही लेते हैं, है ना। मुझे लगता है कि कहीं छूट ना जाए कोई चीज़, तो चलो एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, याद रखना पूरे डिटेल्स में आपको वहीं पर जाकर देखना होगा दोस्त। एग्जाम में कैसे लिखते हैं इस थ्योरम को, सब कुछ वहाँ पर बताया गया है आपको। देखेंगे एक बार, लिखेंगे त्रिभुज ADE का एरिया अपॉन त्रिभुज। अब देखो ADE ऊपर वाला मैंने बोला 2 बार आएगा, दिख तो एक ही बार रहा है ना येलो वाला, लेकिन 2 बार लेना है। एक बार ले चुका हूं, जब एक बार लेंगे तो हम आधार इसको मानेंगे, आधार हम किसको मानेंगे? AD को, और जब AD को आधार मानेंगे तो ये लंब कहलाएगा, ये वाली भुजा इस पर ये लंब कहलाएगी, ठीक है। तो त्रिभुज ADE का एक क्षेत्रफल लेना है और दूसरा किसका लेना है? जिसमें यही वाला लंब बने। लंब दोनों में एक ही बनना चाहिए। तो अगर आप इस ग्रीन वाले त्रिभुज को देख पा रहे हो BDE, तो एक बार ADE और एक बार BDE ले लो, तो नीचे आ जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। इन्हीं दोनों को क्यों लिया? क्योंकि मुझे चाहिए इतना बटे इतना, इन्हीं दोनों का क्षेत्रफल लेने पे ये चीज आएगी, इतना बटे इतना। और दोनों में लंब जो है, परपेंडिकुलर जो है वो एक ही है, और वो परपेंडिकुलर यही है। इस ग्रीन वाले त्रिभुज का भी लंब यही है, ऊंचाई यही है, और इस येलो वाले त्रिभुज का जब आधार आप AD ले रहे होंगे तभी भी ऊंचाई इसी को लेना है। आइए देखते हैं कैसे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यहां यही फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे 1/2 आधार। अब इसमें मैंने बोला आधार एक बार AD लेना है, तो AD को यहां लिख लेंगे गुणे ऊंचाई। अब जब आधार आपने ये लिया तो ऊंचाई क्या बन गई? EF। ऊंचाई क्या बन गई? EF बटे, जब नीचे वाले BDE की बात करेंगे, इस ग्रीन वाले त्रिभुज की बात करेंगे, तो यहां पर आधार BD लेंगे, तो 1/2 आधार, आधार की जगह BD, और ऊंचाई दोनों में एक ही रहेगी, यही वाली ऊंचाई ग्रीन वाले त्रिभुज की भी होगी सॉरी, यही वाली ऊंचाई ग्रीन वाले त्रिभुज की भी होगी। तो यहां पर भी लिख देंगे क्या? EF, ठीक है। EF से EF उड़ा दो, हाफ से हाफ उड़ा दो, मतलब ये कितना निकल के आ गया आपके पास? AD/BD मिल गया ना, AD/BD। जो काम इधर किया है वही काम उधर करेंगे, मतलब अब हमारा टारगेट होगा ये
AE बटे EC, AE बटे EC। इसके साथ क्या क्या करेंगे, क्या क्या खेल खेलने वाले हैं, आइए यहां पर देखते हैं। तो अब बात होगी त्रिभुज, मैंने क्या बोला कि दो त्रिभुज तो यही है, एक बार इसका एरिया यहां पर ले लिया, एक बार फिर लेंगे, एक बार फिर लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, तो इसका क्षेत्रफल एक बार और लेंगे दोस्त, ठीक है, इसका क्षेत्रफल एक बार और लेंगे और इसके साथ इस ब्लू वाले का क्षेत्रफल लेंगे DEC का, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही 1/2 गुणे आधार। देखो एक बार आपने आधार इसको बनाया था, दोबारा इसी त्रिभुज का, देखो ऊपर भी यही त्रिभुज है, नीचे भी यही त्रिभुज है, ऊपर वाले में आधार AD बना था तो नीचे वाले में आधार क्या बन जाएगा, AE, क्या बन जाएगा, AE। अब AE के ऊपर लंब कौन आ रहा है, ये DG आ रहा है, इसके ऊपर लंब कौन जा रहा है, DG आ रहा है, तो यहां पर DG आ जाएगा दोस्त, और यहां नीचे भी हाफ गुणे, अब DEC इस ब्लू वाले का बेस क्या लेंगे, आधार लेंगे यहां पर EC, तो 1/2 आधार EC, ऊंचाई दोस्त इसकी भी, इस ब्लू वाले की भी ऊंचाई यही हो जाएगी, है ना, क्या, DG, ये वाली DG, क्योंकि ये आधार है, आधार के ऊपर ये ऊंचाई जा रही है, देखो ये आधार है, आधार को लंबा कर दो तो आधार के ऊपर यही वाली ऊंचाई जा रही है DG, तो यहां भी DG आ जाएगा, DG से DG को उड़ा देंगे, हाफ से हाफ को उड़ा देंगे, और यहां पर आपके पास आ गया AE बटे EC। इसको बना दिया समीकरण 1, इसको बना दिया समीकरण 2। माइंड में क्या याद रखना है कि 4 त्रिभुज लेना है, 4 त्रिभुज लेना है, 2 बार ऊपर वाला, एक बार ग्रीन वाला, एक बार ब्लू वाला। जो 2 बार ऊपर वाला लेंगे, एक बार आधार इसको बनाएंगे, एक बार आधार इसको बनाएंगे। जब इसको आधार बनाएंगे तो ये इसकी ऊंचाई होगी, और इसके नीचे जो लेंगे उसकी भी ऊंचाई यही होगी। ऐसे करके याद रखना है चारों चीजें। चारों चीजें याद करने के बाद आप यहां तक पहुंच जाएंगे। एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको सिद्ध क्या करना है। आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं यहां पर कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये तो आपको सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना चाहते हैं। मतलब किसी जुगाड़ से अगर मैंने इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया, किन दोनों को, AD बटे DB इन दोनों को, और AE बटे EC इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे, जब इधर की साइड आपस में बराबर हो जाएगी तो इधर की भी साइड आपस में बराबर हो जाएगी। मतलब आपका टारगेट होना चाहिए ये वाली साइड आपस में बराबर कैसे होगी। इसमें भी ऊपर वाला तो पहले से ही बराबर है, ऊपर वाला तो पहले से ही बराबर है। किसी जुगाड़ से अगर ये वाली साइड इस साइड के, मतलब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल DEC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए, ऊपर तो पहले ही बराबर है, नीचे वालों को अगर आपस में बराबर कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये सिद्ध हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? मतलब ये करने वाला हूं मैं, ऊपर का तो बराबर है, जुगाड़ लगाएंगे नीचे का कैसे बराबर होगा। मतलब ये ग्रीन वाला त्रिभुज इसका क्षेत्रफल और ये ब्लू वाला त्रिभुज इसका क्षेत्रफल कैसे आपस में बराबर होगा। तो आपको 9th क्लास में एक चीज पढ़ाई गई है, या सिलेबस कुछ डिलीट कर दिया गया था, तो हो सकता है ना पढ़ाई गई हो। एक बार मैं बताता हूं। जब भी कोई 2 समांतर रेखाएं हैं और एक ही आधार से आप कोई त्रिभुज बनाते हैं, एक ही आधार से, मान लो ये आधार AB है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, एक ही आधार से आप इसमें पहला त्रिभुज ये बना दिए, दूसरा त्रिभुज आपने ये बना दिया, तीसरा त्रिभुज आपने ये बना दिया। तो एक ही आधार पर अगर 2 समांतर रेखाओं के बीच में आप कितने भी त्रिभुज बना लें, इन सभी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो यहां भी तो यही है, ये दोनों लाइन जो हैं, ये DE और ये BC आपस में क्या है, आपस में क्या है, समांतर है, आपस में क्या है, समांतर है। अब अगर आप इस ग्रीन वाले त्रिभुज का आधार चेक करें, ग्रीन वाले त्रिभुज का आधार चेक करें, तो इसका भी आधार क्या है, DE है। और अगर आप ब्लू वाले त्रिभुज का आधार चेक करें तो इसका भी आधार क्या है, DE है। मतलब
इन दोनों त्रिभुजों का, ग्रीन वाले का और ब्लू वाले का, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ग्रीन वाले का और ब्लू वाले का, दोनों त्रिभुजों का आधार तो बराबर है, DE है, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे हम, लिखेंगे यहां पर ठीक है, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, यहां पर एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। यहां पर दोस्त लिखेंगे, यहां पर थोड़ा स्पेस और बनाऊंगा मैं, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी आ रही है मुझे। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं कि एरिया ऑफ नहीं, एरिया ऑफ नहीं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का किसके बराबर है, DEC के बराबर है, DEC का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, समान आधार DE और समांतर रेखाओं DE और BC के बीच में, DE और BC के बीच बना त्रिभुज। तो जब भी ऐसा केस होगा तब इनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान हो जाएगा, है ना। तो ये बातें मैंने लिख दी, आपको कारण लिखना पड़ेगा ऐसे, और इसको हमने बना दिया समीकरण संख्या 1, समीकरण 1 नहीं, समीकरण संख्या 3, इसको क्या बना दिया, समीकरण संख्या 3, ठीक है, इससे बना दो, समीकरण संख्या 3 बन चुका है ये। अब आप 1, 2 और 3 को एक साथ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से जब आप इनको एक साथ देख रहे होंगे तो इनका देखो, ये तो पहले से ही बराबर है ना, इसको आपने बराबर कर ही दिया अभी के अभी, तो ये पूरा का पूरा आपस में बराबर हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा आपस में बराबर हो जाएगा। तो AD बटे BD बराबर AE बटे EC ऐसा हो जाएगा। तो मैंने पूरा ही बता दिया, लेकिन अगर बहुत ही बेहतरीन आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो मैंने जो बेसिक क्लास में बताया है, स्टार्टिंग जब मैंने इस चैप्टर की थी, पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो वहां पर आपको टॉपिक मिल जाएगा प्रमेय संख्या 6.1, 6.2, एक बार वहां भी समझेंगे, यहां भी तो मैंने बता ही दिया। खैर, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्त इसका, आज जो बताया हूं ना, इससे आप क्या कर पाएंगे कि इससे आप इस चीज को लंबे समय तक अपने दिमाग में याद रख पाएंगे, है ना, कि 4 त्रिभुज लेना है, कौन से त्रिभुज और कौन से त्रिभुज को आपस में विभाजित करना है, डिवाइड करना है, और कैसे इनको बराबर करना, बस इतनी सी बात है। तो ऐसे आप लोगों को पढ़ाया जाता है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बताया जाता है कि बहुत बड़ा चीज़ है ये, है ना, कुछ नहीं है, बस 4 त्रिभुज ऐसे ऐसे डिवाइड करना है, ये लाइन लिखना है, बात खत्म। आ रही बात समझ में? तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे, क्वेश्चन पेपर में पिछले सालों में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार, मैं खुद ही नहीं गिन सकता, एक आध बार को छोड़ दो तो हमेशा आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रमेय। अब इसी के कुछ उप प्रमेय हैं, उप प्रमेय कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखते हैं। अभी हमने इसमें देखा कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो हमने थेल्स थ्योरम का प्रयोग किया, आधारभूत समानुपातिकता का प्रयोग किया, और हम सिद्ध कर पाए कि AD बटे DB, हमने क्या सिद्ध करके दिखाया अभी कि AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC के। अभी तक की क्लास में हमने ये देखा है ना, अभी हमने सिद्ध भी किया ये। इसी का उपयोग करके कुछ और रिजल्ट हैं जिनको आप अलग क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और ये भी बोर्ड एग्जाम में दोनों पूछे जा चुके हैं कि इसको सिद्ध करो। तो आइए देखते हैं इसका प्रयोग करके इसको कैसे सिद्ध करना है ना। तो यहाँ भी क्वेश्चन यही है कि एक त्रिभुज है आपके पास और इसमें DE रेखा जो है वो BC के समांतर है, तो ये दोनों सिद्ध करें। सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले कौन सा प्रूव करें, आओ दिखाता हूं मैं, ठीक है। चलो इसी यहीं से स्टार्ट करते हैं, नंबर वाइज लाइन वाइज स्टार्ट करते हैं। AB बटे DB बोल रहा है, AB बटे DB बचाना किसको चाहता है ये, AD बटे DB, यहाँ पे क्या है AB बटे DB, DB यहाँ भी आ रहा है,
dB यहां भी आ रहा है। बचाना किसको चाहता है? बचाना चाहता है नीचे वाले को। तो जिसको भी बचाना है उसको नीचे रहने देना है, उसको नीचे ले आना है, हर में ले आना है। यहाँ पर जो बचाना है हमें पहले से ही हर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें दोनों तरफ आप 1 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। तो याद रखना जिसको बचाना है उसको कहाँ रखेंगे हम? नीचे रखेंगे। दोनों तरफ 1 जोड़ने पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ dB जाके इसमें गुणा हो जाएगा, तो AD धन dB बटे, अब पूरे के बटे में आ जाएगा dB, और यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, EC यहाँ पर गुणा हो जाएगा 1 में, तो AE धन EC बटे EC। AD और DB को जोड़ के देखो, इस पूरे AD को और DB को जोड़ेंगे तो आपको AB मिल जाएगा, नीचे तो DB है ही, और यहाँ AE और EC उधर वाले को जोड़ो तो पूरा का पूरा AC मिल जाएगा आपको। तो क्या ये सिद्ध हो चुका है? ये वाला तो सिद्ध हो गया, ये वाला सिद्ध हो गया। इसी का रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब DB को ऊपर AB को नीचे, EC को ऊपर AC को नीचे, तो आपका ये भी सिद्ध हो जाएगा। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हो। दूसरे वाले पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये रहा आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि जिसको हमें बचाना है, बचाना किसको है? AD को। जिसको हमें बचाना है वो ऊपर है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला? जिसको बचाना है वो हमेशा नीचे रखना है, स्टार्टिंग में उसको नीचे रखना है। AD को बचाना है, AD को नीचे ले आओ, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो। इस पूरे थेल्स थ्योरम का, इस पूरे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से जो रिजल्ट आया है, इसको हम क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, DB को ऊपर भेज देंगे, AD को नीचे ले आएंगे। तो DB को ऊपर भेज दो और AD को नीचे ले आओ, क्योंकि AD को आपको बचाना है। जिसको बचाना है उसको हर में रखेंगे, है ना। और यहाँ भी ऐसे ही रेसिप्रोकल करेंगे। जब एक तरफ रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम करते हैं तो दूसरी तरफ भी हमें करना होता है। अब दोनों तरफ +1 करेंगे आप, तो DB बटे AD +1, और यहाँ पर EC बटे AE +1। NCERT उदाहरण 1 देखेंगे तो यही क्वेश्चन आपको NCERT उदाहरण 1 में दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज वाले चैप्टर में। यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे दोस्त, तो आपके पास आ जाएगा क्या? यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा DB धन AD, DB धन AD बटे AD, और इस तरफ आ जाएगा EC धन AE, EC धन AE बटे AE। जब आप DB और AD को ऐड करेंगे तो ये रहा आपका DB, ये रहा आपका AD, पूरे को जोड़ देंगे तो AB मिल रहा होगा ऊपर, AB बटे AD, और जब आप इनको EC और AE को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको AC मिल रहा होगा, AC बटे AE। आपने शुरुआत में व्युत्क्रम किया था इसे, एक बार और व्युत्क्रम करेंगे तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC। क्या हमें यही सिद्ध करना था? तो आप देख सकते हैं ये वाला तो ये हो गया, और इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मिल जाएगा। क्लियर है एकदम? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी NCERT उदाहरण 1 में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, और 1-2 बार और बताया हूँ। तो कई बार ये क्वेश्चन मैंने रिपीट करा दिया, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, स्टेट बोर्ड के साथ साथ ये CBSE बोर्ड में भी बहुत बार आ चुका है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे, अभी हमने देखा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसमें हमें सिद्ध करना था क्या? AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ठीक है, जिसमें हमें यह सिद्ध करना था। अभी क्या है? अभी उसका उल्टा, मतलब ये आपको दिया है कि इस त्रिभुज में ऐसा हो रहा है, इस त्रिभुज में ऐसा हो रहा है, और आपको अब सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसको आप वहां पर देख लेना, क्योंकि इसमें अननेसेसरी हमारा टाइम ज़्यादा खराब होगा। तो इसको आप जरूर देख लेना, जहां पर मैंने प्रमेय 6.2 पढ़ाया है अपने रेगुलर वीडियोज में। इसका रिजल्ट समझ गए? पहले वाले में हमने देखा कि ये दोनों समांतर दिया है प्रमेय 6.1 में, इसके पिछले वाले में ये दोनों समांतर दिया था और हमें ये सिद्ध करना था। अभी हम क्या देख रहे हैं? विलोम में क्या देख रहे हैं कि ये दिया है और हमें इसको समांतर सिद्ध करना है। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसको भी हम प्रमेय 6.1 का यूज करके ही बड़े ही आसानी से 4 लाइन में सिद्ध हो जाता है, तो वहां पर आप एक बार जरूर देख लेना। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। त्रिभुज ABC में बिंदु P और Q क्रमशः भुजाओं CA तथा CB पर इस प्रकार स्थित हैं। एक ABC एक हमारे पास त्रिभुज है, तो ये एक त्रिभुज बन गया हमारे पास ABC। बिंदु P तथा Q भुजाओं CA पर P है कोई बिंदु और CB पर कोई बिंदु Q है। इस प्रकार स्थित है कि CA बराबर 16 सेंटीमीटर, CA ये पूरा का पूरा 16 है, CA ये पूरा का पूरा कितना है दोस्त, 16 सेंटीमीटर का है पूरा का पूरा CA। CP बराबर 10 सेंटीमीटर, CP ये तो 10 सेंटीमीटर हो गया, ये पूरा 16, यहाँ से यहाँ तक 10, तो ये कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा, है ना। 16 माइनस 10, पूरे में से इसको माइनस करेंगे, ये मिल जाएगा। आगे CB बराबर 30, ये पूरा 30 है। CQ बराबर 25, CQ ये 25 है, तो ये कितना बच जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कैसे, 30 में से 25 को माइनस करेंगे, ये बचेगा 5 सेंटीमीटर। क्या PQ और AB समांतर रेखाएं हैं? क्या ये रेखा PQ और ये रेखा AB आपस में समांतर रेखाएं हैं? अगर अभी हमने प्रमेय विलोम पढ़ा ना 6.2 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, जिसमें दिया था कि अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि CQ बटे QB बराबर हो गया CP बटे PA के, अगर ऐसा हो गया तो क्या बोल रहा हूं, CQ बटे QB बराबर हो गया CP बटे PA के। यही पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले, याद करो यार। यहां देखो ABC, ये रहा DE, यहां पर क्या पढ़ाया अभी कि इतना बटे इतना बराबर हो गया इतना बटे इतना के। अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं होती हैं। अब ये फोटो ऐसे उलट दिया तो इसमें कुछ बदल नहीं जाएगा। यहाँ भी अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि CQ बटे QB बराबर हो गया CP बटे PA के, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो आओ चेक करते हैं क्या ये बराबर हैं, आओ चेक करते हैं कि क्या ये बराबर हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम CQ बटे QB निकालेंगे। CQ का मान कितना है देख के बताओ, 25। QB का मान कितना है, 5। ये कितना आ गया, 5 बटे 1। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे दोस्त CP बटे PA। ये CP बटे PA, CP का मान कितना है, 10 और PA का मान कितना है, 6। काट दो इसको 2 से, 5 बटे 3। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हम लिखेंगे यहाँ पर CQ बटे QB नॉट इक्वल टू CP बटे PA, अतः PQ AB के समांतर नहीं होगा, PQ AB के समांतर नहीं होगा। क्लियर है बात, AB के समांतर नहीं होगा, ठीक है। इसका यूज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने देखा होगा मॉल वगैरह में, तो वहां पर मान लो बहुत ऊपर छत है, बहुत नीचे ग्राउंड है, उसके बीच में कोई पैरेलल लाइन लगानी है, तो ऐसी जगह पर इस प्रमेय का यूज हम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स का कहीं यूज नहीं होता है, मैथ्स का खूब यूज होता है, बस लोगों को ही नहीं पता चल पाता, लोग उस लेवल की पढ़ाई ही नहीं कर पाते कि उसका यूज समझ पाएं, है ना। आप लोग क्या करते हैं, 10वीं तक 12वीं तक मैथ पढ़ा, उसके बाद मैथ से रिश्ता ही टूट गया, कुछ और पढ़ लिया, या मैथ्स पढ़ भी रहे हैं तो वो फैसिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है, उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं कि इसके प्रयोग को रियल लाइफ में कहाँ पर यूज हो रही हैं ये चीज़ें, ये जाना जाए। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ यूज हो रही है। जो पुराने लोगों ने बहुत मेहनत की, अपने जो पुराने भारतीय गणितज्ञ थे, और बाहर के भी कुछ लोग थे नो डाउट, बट भारतीय गणितज्ञ बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं गणित के क्षेत्र में, ठीक है, तो उसका यूज है। बस अब आजकल के लोग नहीं जानते हैं यूज है, तो लोगों को मजाक लगता है कि यार मैथ्स पढ़ा दिया जा रहा है, यूज कहाँ होगा। यूज है, उस लेवल की पढ़ाई करो कि आप इसको यूज कर पाओ, ठीक है। दुनिया भर के जितने भी अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन बनते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, उसमें भी मैथ्स के फॉर्मूलों का यूज करके उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है, उसमें ये फॉर्मूलों को लगाया जाता है। तो बहुत सारा यूज है मैथ्स का, ज़रूरत है ज़बरदस्त लेवल की पढ़ाई करने की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे
तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं ये, जिनको प्रैक्टिस करना। देखो, ट्रायंगल त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है, जितनी जल्दी समझ में आएगा उतनी जल्दी भूल जाओगे अगर एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस की कमी रही तो इसमें तरह तरह के क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी बार बार करनी पड़ेगी आपको, और एनसीईआरटी के उदाहरण भी और प्रश्नावली भी बार बार, मतलब एनसीईआरटी का कोई भी कोना त्रिभुज चैप्टर का तो बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। सब कुछ एनसीईआरटी को बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करनी होगी, और साथ में जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूँ इन पर भी ध्यान देना होगा आपको। मतलब ये प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। इसमें क्या है, अगर आपने रेखा गणित में 10th में क्या होता है, 10th में मैथ्स में अच्छा स्कोर कौन करता है? बीज गणित नॉर्मली अच्छे, मतलब ज़्यादा बच्चे कर पाते हैं बीज गणित और अंक गणित, लेकिन जहाँ रेखा गणित की बात आती है, जहाँ त्रिभुज की बात आती है, वृत्त की बात आती है, और एक आध चैप्टर और हैं, मतलब कि वो पूरा का पूरा रेखा गणित पे बेस्ड नहीं है, जैसे कि वो अपना एरिया वाला जो वृत्त के पार्ट का एरिया निकालते हैं वो चैप्टर हो गया। तो जहाँ भी रेखा गणित की बात आती है ना, वहाँ कहीं ना कहीं कम स्टूडेंट्स इस चैप्टर को डील कर पाते हैं। त्रिभुज को, चतुर्भुज 9th क्लास में आपने पढ़ा था, वृत्त हो गया 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ेंगे। तो अगर इन चैप्टर्स पे आपकी अच्छी कमांड हो गई तो आप निश्चित तौर पे क्या करेंगे, बोर्ड में एक बेहतरीन मार्क्स ला पाएंगे मैथ्स में। तो इन चैप्टर पे बहुत बढ़िया कमांड रखनी है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। यदि डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार स्थित है कि ये इनका माप दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा अभी हमने किया है। आइए पहले इसको त्रिभुज को बनाते हैं। यहाँ पे ये अपना एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। क्या नाम है इसका? ABC। AB तथा AC पर दो बिंदु हैं। AB पर एक बिंदु D है, AC पर एक बिंदु E है। इन दोनों को मिला देंगे और कुछ माप दिया हुआ है। कौन कौन सा? यहाँ दिया है कि AD का माप 6 सेंटीमीटर है, मतलब AD आपका 6 सेंटीमीटर का हो गया, BD 9 सेंटीमीटर का हो गया, और AB 8 सेंटीमीटर। AB कुछ गलत दिया है यहाँ पे, AB नहीं होना चाहिए, AE और EC। यहाँ पर AE होगा दोस्त। AE 8 सेंटीमीटर का है, और जो आपका EC है, EC वो कितना है? 12 सेंटीमीटर का है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर जो DE रेखा आपको दिख रही है और जो BC रेखा दिख रही है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, पैरेलल होंगी या नहीं होंगी? बात वही है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार। मतलब कि अगर आपने यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के, अगर आपने ऐसा सिद्ध कर दिया तो निश्चित तौर पर ये DE जो है वो BC के समांतर हो जाएगी। तो आइए चेक करते हैं क्या ये दोनों चीजें आपस में बराबर है या नहीं है। देखेंगे यहाँ पर बात करेंगे हम AD और DB की। AD बटे DB की बात करेंगे। AD का मान बताएंगे 6 और DB का मान देख रहे होंगे 9। जब हम इनको आपस में कैंसिल करेंगे तो 3 से कट करेंगे तो 2 बटे 3 आ रहा है अपना AD बटे DB का मान। अब बात करते हैं AE बटे EC के मान का। तो AE बटे EC, AE आपका कितना है? 8 और EC है 12। इसको जब आप 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो ये भी 2 बटे 3 आ गया। कहने का मतलब है कि ये दोनों अनुपात आपस में क्या है? बराबर हैं। और जब ये दोनों अनुपात मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC कहीं भी त्रिभुज में होता है तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। ऐसा हो रहा है, इसलिए DE समांतर हो जाएगा BC के। DE समांतर हो जाएगा किसके? BC के। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के। ठीक है, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि DE समांतर है किसके? AC के। क्लियर? यदि DC पैरेलल AB, DC पहले ये पकड़ लो, DE समांतर है AC के। एक एक को पकड़ते हैं। DE समांतर है AC के। इन दोनों को देखकर आपको कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? इन दोनों रेखाओं को देखकर तो जो सबसे बड़ी रेखा है वहां से छोटी रेखा की तरफ बढ़ेंगे, इसकी तरफ बढ़ेंगे तो अपने आप त्रिभुज बनेगा। बड़ी रेखा से छोटी रेखा की तरफ बनेंगे, अपने आप त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बन चुका है? त्रिभुज BA और C। तो हम बात करेंगे त्रिभुज BAC में, त्रिभुज
BAC में DE समांतर है DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के। इतनी बातें आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं वहां पे कि त्रिभुज ABC में जो DE रेखा है वो AC रेखा के समांतर है। बस आपको जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है वही दिखना चाहिए, बाकी और कोई लाइन नहीं दिखनी चाहिए, केवल ग्रीन पार्ट पे ध्यान देंगे। अब जब ये दोनों समांतर हैं तो हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे दोस्त? इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि यहां से स्टार्ट करो, इस कोने से BD बटे DA, क्या BD बटे DA बराबर हो जाएगा BE बटे EC। क्या किसके बराबर? BE बटे EC के बराबर हो जाएगा। इसको हम बना देंगे समीकरण संख्या 1। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको बस यही ढूंढना है कौन किसके समांतर है, उसको ढूंढना है, पकड़ना है और उससे त्रिभुज पकड़ लेना है और ये लगा देना है। जैसे कि अब हमने देखा कि यदि DC पैरेलल है AP के, कौन DC पैरेलल है AP के, इन दोनों को भी पकड़ो, DC को भी और AP को भी। DC ये रहा, AP ये रहा। अब इन दोनों से कौन सा त्रिभुज पकड़ पा रहे हो आप? तो मैंने बोला था बड़ी भुजा, बड़ी वाली भुजा से छोटी वाली भुजा की तरफ आते रहो जब तक त्रिभुज ना बन जाए। यहां तक आ गया, इधर से यहां तक आ गया, दिख गया। अब ग्रीन वाला आपको नहीं दिखना चाहिए, अब केवल और केवल ये वाला त्रिभुज दिखना चाहिए जो मैंने अभी बनाया है। तो लिखेंगे त्रिभुज BAP में, त्रिभुज BAP में, है ना। BAP में DC समांतर है AP के, DC जो DC रेखा है वो समांतर है किसके? AP के। इतनी बात आप देख पा रहे हैं, DC समांतर है AP के। जब ये दोनों समांतर हैं तो हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं? एक बार बताएंगे। हम लिख सकते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे कोने से, BC बटे CP बराबर BD बटे DA, है ना। BD बटे DA, तो ये बात लिख दो यहाँ पे, BC बटे CP, या पहले BD बटे DA लिख दो, BD बटे DA बराबर, इधर वाला क्या है नीचे वाला, BC बटे CP, BC बटे CP। समीकरण संख्या 2, दोनों समीकरण बना लिया। अब समीकरण 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि इनका एक पक्ष आपस में बराबर है, और जब भी किसी दो समीकरण में एक पक्ष आपस में बराबर होते हैं तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर ही होता है। मतलब ये इसके बराबर है तो इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा। क्लियर है बातें? तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से बात करेंगे, ये तो बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर करेंगे। लिखेंगे BE बटे EC, BE बटे EC बराबर हो जाएगा किसके? BC बटे CP के, BC बटे CP के। क्या यही सिद्ध करना था आपको? ये सिद्ध हो चुका है ना। BE बटे EC बराबर BC बटे CP। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आसान के साथ साथ बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। बात कर रहे होंगे प्रश्न संख्या 7 की, जहां दिया है दी गई आकृति में ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है? एक समलंब, एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और DC समांतर हैं। AB और DC आपस में ये दोनों समांतर हैं तथा बिंदु E और F असमांतर भुजाओं AD और BC पर इस प्रकार है। मतलब इन दोनों बिंदुओं की बात कर रहा है जो असमांतर रेखाओं के साथ हैं कि EF पैरेलल AB के है। ये जो EF है
ये भी AB के समांतर है। अब देखो यहाँ कहने का मतलब ये है ना कि तीनों ही आपस में समांतर हैं। कैसे? AB इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये जब इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये भी इसके समांतर होगा। ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। ये छोटी सी बात है, आपको क्लास 9th में चैप्टर 5 में पढ़ाया गया था। जो चैप्टर आपको बकवास लगता था, ऐसा लगता था मैथ्स में क्यों दिया गया है, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, है ना। तो यूक्लिड की ज्यामिति का जो परिचय है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, क्योंकि वहाँ पर जो छोटी छोटी बातें लिखी होती हैं उनका हम रेखागणित जब तक पढ़ते हैं उनका प्रयोग करना ही करना पड़ता है। आ रही है बात समझ में? तो ये समझ गए, ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। आगे सिद्ध कीजिए AE बटे ED, AE बटे ED बराबर BF बटे FC। तो कोई भी एक विकर्ण बना लेंगे इसका, जैसे कि मैंने बना दिया यहाँ पे एक विकर्ण इसका, कौन सा? मैं बना देता हूँ AC। मैं इसका विकर्ण बना देता हूँ, कौन सा वाला? AC। ठीक है, AC वाला विकर्ण बना दिया। अब देखेंगे इसको हम सिद्ध कैसे कर रहे होंगे। जो इसको EF को O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, रचना में लिख लेंगे कि विकर्ण AC बनाया जो EF को O पर प्रतिच्छेद करता है। अब ध्यान से देखें, अब हम एक त्रिभुज को पकड़ेंगे। कौन सा त्रिभुज? हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ADC की। हम बात करेंगे अभी त्रिभुज ADC की। ADC में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेखा आपको EO दिख रही है, ये वाली जो EO रेखा दिख रही है आपको, ये CD के समांतर है। क्योंकि ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर थी, तो ये जो EO दिख रही है आपको, ये भी CD के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो ये बात हम लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में जो EO रेखा है वो समांतर हो गई CD रेखा के। ठीक है, अब जब ये समांतर हो गई तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार हम क्या बात लिख सकते हैं? प्रमेय के अनुसार हम बात ये लिख सकते हैं दोस्त कि AE बटे ED बराबर AO बटे OC। समझ गए ना? AE बटे EC बराबर AO बटे OC। समीकरण संख्या 1। देखो आपके माइंड में क्या क्या चीजें चलनी चाहिए जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। आपको ये वाला पक्ष मिल गया AE बटे ED, ED चाहिए था, अच्छा यहाँ पे ED ही आएगा, है ना। यहाँ पर दोस्त ED ही आएगा, मैंने ED शायद बोला था, EC लिख दिया। ऐसे AE बटे ED बराबर AO बटे OC, है ना। ये चीज आपके माइंड में क्या चीजें चलनी चाहिए? आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि चलो ये तो मिल गया, ये मिल गया। अब दूसरा जो समीकरण बनेगा उसमें हमें ये वाला मिल जाए और उसके बराबर भी यही आना चाहिए, तभी तो समीकरण 1 तथा 2 से ये बात लिख पाएंगे। तो AO बटे OC हमें दूसरे वाले समीकरण में भी चाहिए और ये दोनों भुजाएं चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा? आइए देखते हैं। हमें AO OC भी चाहिए और ये दोनों भुजाएं भी चाहिए। मतलब ये वाला त्रिभुज ले लो आप, इधर वाला त्रिभुज अगर ले लेते हैं, इससे काम नहीं होगा, नहीं। AO बटे OC चाहिए था तो यहाँ से आपको AO बटे OC मिल जाएगा, और ये भी चाहिए था तो ये भी ले लो। मतलब ये वाला त्रिभुज आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, त्रिभुज ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कौन किसके समांतर है? तो यहाँ देख सकते हैं ये जो OF है वो AB के समांतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा AB पूरा EF के समांतर था, पूरा AB जो रेखा है वो EF के समांतर है। तो जब ये समांतर रेखा पूरे के थी तो इसके पार्ट में, इसके भाग के समांतर भी ये होगा। आ रही बात समझ में? तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB समांतर है OF के, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, क्या कहती है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय? कहती ये है कि जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इतना बटे इतना, देखो यहां से स्टार्ट करोगे तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, मतलब जहां से स्टार्ट करोगे वहीं से एंड करना है।
यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इधर भी इतना बटे इतना और उधर भी इतना बटे इतना। लेकिन अगर ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ए ओ बटे ओ सी, यहाँ पर मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मुझे ए ओ बटे ओ सी चाहिए, तो लिखेंगे ए ओ बटे ओ सी, ऊपर से यहाँ स्टार्ट किया है ना, ए ओ बटे ओ सी, तो यहाँ भी ऊपर से स्टार्ट करो, बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी, समीकरण संख्या 2। 1 और 2 को आप देख पा रहे होंगे कि इनका एक पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। जब इनका एक पक्ष आपस में बराबर होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 से ए ई बटे ई डी बराबर, ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है जो हमें सिद्ध करना था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे हम, और बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। बात करेंगे दोस्त प्रश्न संख्या 8 की। निम्न आकृति में यदि ए डी बटे डी सी बराबर बी ई बटे ई सी, ए डी बटे डी सी, ए डी बटे डी सी बराबर बी ई बटे ई सी, मतलब कि यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर दिए हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, है ना, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करके लिखना, रेसिप्रोकल करके लिखो तो क्या लिख पाओगे, डी सी बटे ए डी, रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम करके, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ई सी बटे बी ई। क्या मिला आपको, आपको ये मिला कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। जब भी ऐसा होता है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या हो जाता है, ये दोनों रेखाएं जो मैंने येलो कलर से दिखाई हैं, मतलब कि डी ई और ए बी आपस में समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो हम ये समझ चुके हैं कि ये दोनों समांतर हो गई। और क्या दिया है, सी डी ई, सी डी ई ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब ये जो सी ए बी त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, जो पूरा का पूरा सी ए बी त्रिभुज दिख रहा है, इसको हमें समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है। मतलब इसकी किसी भी दो भुजाओं को आपस में बराबर सिद्ध करना होगा। आ रही है बात समझ में। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, सोचने का तरीका, क्या सोचोगे, माइंड में क्या चलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी तरह दिमाग लगा के ये सिद्ध कर दिया कि ये वाला ए उस बी के बराबर है, तो आपको पता है कि समान कोण के सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। मतलब ए बी बराबर ए सी हो जाएगा और ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। मतलब आपका टारगेट कहां पर होना चाहिए, आपके माइंड में क्या चीजें चलनी चाहिए, माइंड में ये चलना चाहिए कि कैसे इस कोण को इस कोण के, इन दोनों कोणों को आपस में कैसे बराबर करेंगे। आइए समझते हैं। तो यहां लिखेंगे, ये तो दिया ही हमें, तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार, प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा, इसके विलोम के अनुसार देखेंगे यहां पर, अनुसार ये हो जाएगा कि डी ई जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, ए बी के। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। जब समांतर हो जाएंगी तो हम लिखेंगे कोण सी डी ई बराबर, कोण सी डी ई मतलब ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं, एक तिर्यक रेखा काटता है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में संगत कोण होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। किसके बराबर ये हो जाएगा, कोण ए के, कोण ए के, है ना, कोण ए के बराबर होगा ये। क्यों, संगत कोण, क्या लिख देंगे इसको, संगत कोण, ठीक है। और ये वाली बात लिख देंगे जो हमें दिया है कि कोण जो सी डी ई है वो सी ई डी के बराबर है। यहां पर ये गलत लिखा है दोस्त, यहां पर होना चाहिए आपका, यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, जो सी डी ई है वो इसके बराबर है ना, सी ई डी के बराबर नहीं, सी बी ए के बराबर होगा, है ना, समझ रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, यहां पर मैं लिखूंगा कोण बी के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ऐसा देना चाहिए था। तो लिखेंगे कोण सी डी ई कोण बी के बराबर है, ऐसा हमें दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। तो हम दोनों ही समीकरण से लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। एक बार देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर हम लिखेंगे पहले तो कोण बी हो जाएगा, कोण सी डी ई बराबर कितना आ गया, कोण बी। अब ये दोनों ये तो दिया है ना, तो यहां लिख दो, वो दिया है ना,
यहाँ लिख दिया है। इसको बोल दिया समीकरण 1, इसको बोल दिया समीकरण 2, और फिर लिख देंगे दोस्त समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अगर आप 1 और 2 समीकरण को देखेंगे तो ये वाला पक्ष आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। आपने सिद्ध कर दिया कोण A बराबर कोण B है, मतलब इनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो कोण A के सम्मुख में है BC, तो लिखेंगे BC बराबर कोण B के सम्मुख में है AC, तो BC बराबर AC। चूंकि BC बराबर AC इसलिए क्या, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कोई डाउट? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा अपना प्रश्न संख्या 9 और देखेंगे 9 में क्या बात की गई है। दी गई आकृति में DE समांतर है BC के। तो यहाँ पर आप DE को देख पा रहे होंगे, ये DE BC के समांतर है। यदि AD बराबर 3, DB बराबर 4, AE बराबर 6, तब EC का मान ज्ञात करना अपने को। देखो, जब DE समांतर हो जाएगा BC के, तब हम इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। देर किस बात की, लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर है, DE जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हम लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्या लिख सकते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मान रख दो और कुछ नहीं करना है। AD का मान हमें 3 दिया है तो 3 रखेंगे, DB का मान हमें 4 दिया है तो 4 रखेंगे, बराबर AE का मान अपने को 6 दिया है और EC पूछ रहा है। तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे EC बराबर 4 गुणे 6, 4 गुणे 6। ये 3 उधर जाएगा, भाग करेगा इसको, तो EC बराबर हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं 6 और 4 गुणा करेंगे 24 बटे 3, तो आंसर आ गया अपना 8 सेंटीमीटर। मतलब EC का मान पूछ रहा था और EC का मान कितना आ जाएगा, EC का मान आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है सब कुछ? तो बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी सवाल पर। प्रश्न संख्या 10 की बात होगी। यहाँ पर एक त्रिभुज है DEW, इसमें AB पैरेलल EW है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं DEW, और इसमें AB भी आ गया, AB पैरेलल DEW। ठीक है, DEW एक अपने पास त्रिभुज है दोस्त, और इसमें AB जो है वो पैरेलल है किसके, EW के। AB जो है लाइन वो पैरेलल है EW के। यहाँ दिया है AD बराबर 4, मतलब ये 4 सेंटीमीटर का है। DE बराबर 12, DE कहाँ पर है, DE का मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 सेंटीमीटर का है। आगे DW बराबर 24, DW का मान आपको दिया है, मतलब इस पूरे का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है DB का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आज की क्लास में हमने उप प्रमेय में पढ़ा था, जब आपको मैं प्रमेय 6.1 जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसके बाद मैंने 2 उप प्रमेय बताई थी, उन्हीं उप प्रमेय का यूज करेंगे यहाँ पे। मतलब AD बट्टे पूरा, मतलब AD बट्टे पूरा, पूरा का मतलब AD तो छोटा वाला हो गया, AD बट्टे पूरा, पूरा का मतलब DE, और उधर भी ऐसे ही लगाएंगे DB बट्टे पूरा, DB बट्टे पूरा, पूरा का मतलब DW, पूरा का मतलब DW। जिसका मान पता है उसका मान लिखेंगे, और जो पूछ रहा है वो निकल के अपने आप आएगा। AD का मान है 4, पूरे के पूरे DE का मान है 12, DB हमसे पूछ रहा है, और DW का मान है 24। ठीक है, तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 12 गुणे DB बराबर हो जाएगा आपका 24 गुणे 4, और यहाँ से दोस्त आप जब DB का मान कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 24 गुणे 4 बटे 12। 12 से 24 को उड़ा देंगे, 12 दूना 24 होता है, तो 2 गुणे 4, ये DB का मान आ चुका है आपका 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो जो DB पूछ रहा था इसका मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर।
तो आज की क्लास में हमने देखा कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होती है, उसका विलोम क्या होता है। साथ में हमने देखा था कि समरूप त्रिभुज और समरूप आकृतियां क्या होती हैं। ये आज की क्लास के टॉपिक्स थे जिन पर हमने बात की। इन पर आधारित कुछ हमने प्रश्न भी किए जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पर आधारित था और उसके विलोम पर आधारित था। कुल मिलाकर आज की क्लास में हमने 10 प्रश्न किए। तो एक शानदार आपका रिवीजन हो चुका है, साथ साथ में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को दोस्त लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, और अपने प्यारे से कमेंट्स हमेशा की तरह करते रहेंगे। एक छोटी और ज़रूरी बात आपके लिए, उसके बाद आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि इन क्लासेस को देखिए, इनसे ज़बरदस्त तैयारी कीजिए और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतरीन मार्क्स लाइए। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क से फॉलो करना नहीं भूलेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। ई नोट्स और ई बुक्स को जरूर ग्रैब करेंगे अपने आने वाले एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स पाने के लिए, जो अनुभवी टीचर्स के माध्यम से डिजाइन किया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस जबरदस्त करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।